नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 12 अक्टूबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो हम देखेंगे वो रहेगा यूरोपियन बूस्टर शॉट। अभी जो डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन, इनकी जो विजिट हुई है इंडिया में, इसमें ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एनकरेजिंग है, क्योंकि एक छोटे छोटे कंट्रीज़ के साथ में जब हमारी एंगेजमेंट बढ़ेगी ना, तो उससे हम यूरोपियन यूनियन के टोटल जो 27 कंट्रीज़ है उनके साथ एंगेज करके ओवरऑल हम टारगेट कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन, दैट मीन्स ब्रसल्स को। डिटेल में जानेंगे। दूसरा जो आर्टिकल है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी सीज़न आ चुका है जब पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के जो फार्मर्स हैं वो स्टबल बर्निंग की तरफ मूव करेंगे और फिर से हम इनहेल करेंगे एकदम पॉल्यूटेड एयर। वैसे ही हमारा हाल ख़राब है एयर पोल्यूशन को लेकर के, और ज़्यादा हाल बिगड़ जाएंगे। तो उसके लिए पहले से एक सोल्यूशन है, एक पायलट स्टडी के बेसिस पे कुछ लेसन्स हैं, कुछ सजेशंस हैं कि कैसे हम काम कर सकते हैं फार्मर्स को रेजिड्यू बर्निंग से रोकने के लिए। अच्छा आर्टिकल है, जानेंगे इसको। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रिकवरी ऑन अनइवन ग्राउंड। इस आर्टिकल में जानेंगे कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिसेंट मीटिंग, और उस मीटिंग में अभी तो अपनी तरफ से आरबीआई ने ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किए हैं, पर सिग्नल दे दिया है कि अब जल्दी ही अकोमोडेटिव जो स्टांस है जिसमें कि लिक्विडिटी मेंटेन करना, लिक्विडिटी इंक्रीज करना मार्केट में, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिशें की जाएगी। दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट को राइज करने का जो मुद्दा है उसके ऊपर आरबीआई ने सिग्नल दे दिया है। पर अनइवन ग्राउंड क्या है, वो चैलेंजेस के बारे में भी हम जानेंगे। तो 3 आर्टिकल्स हैं, तीनों को डिटेल में अब देखते हैं। फर्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज यूरोपियन बूस्टर शॉट। आर्टिकल को लिखा है सी राजा मोहन ने। देखो, अभी देखा जाए तो अभी पिछले हफ्ते की ही बात है जब दिल्ली प्राइम मिनिस्टर, दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी तरफ डेनिश का मतलब डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन, वो आई थी। फ्रेडरिक्सन यहाँ पे इंडिया में आई थी और इनके बीच में मीटिंग हुई। तो इससे एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि यूरोप के साथ में इंडिया जो अपनी एंगेजमेंट करना चाहता है, उसके लिए इन छोटे छोटे कंट्रीज़ के साथ में अगर अपनी एंगेजमेंट कंटिन्यू करे तो इससे बहुत ही शानदार, हम कह सकते हैं ना, हमारे टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। जो भी हमारे ट्रेड रिलेटेड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करो या जितने भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, उन इश्यूज़ को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो एक स्मॉलर यूरोपियन स्टेट को हम यहाँ पर बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है और बहुत ही शानदार है, ये बताया जा रहा है राइटर के द्वारा। डेनिश एनकाउंटर्स की अगर बात करें तो इंडिया में अभी तक देखा जाए तो इतना कुछ स्कोप बहुत देखा नहीं गया है कि छोटे कंट्रीज जो हैं यूरोप के, उनके ऊपर फोकस किया गया हो। पर हाँ, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं और इसकी शुरुआत डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर की विजिट से हो जाती है। इसके लिए देख सकते हैं यूरोप में के साथ में हम एक स्ट्रेटेजिकली लार्जर प्रोस्पेक्ट में, मतलब कि हम देखा जाए टेक्नोलॉजी हो या फिर आप और भी कोई इशू की बात करें, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों के अंदर एंगेजमेंट यूरोप के साथ करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके इन छोटे छोटे कंट्रीज़ के साथ एंगेजमेंट बहुत ही अच्छी रहेगी। और अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट है दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, जिसमें देखो कि एक तो इंडो पैसिफिक रीजन को लेके इंडिया सेंसिटिव है, इंडिया भी अपनी तरफ से अलर्ट है। जैसे कि क्वाड की हम बात करते हैं, क्वाड की मेंबरशिप हो गई, और बाकी दूसरे और तरीके से भी एंगेजमेंट अपनी कंटिन्यू रखता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ या फिर ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में, और अमेरिका के साथ में, या ऑस्ट्रेलिया की बात करें। पर दूसरी तरफ देखें तो यूरोपियन यूनियन ने भी पिछले महीने क्या है, अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी डिक्लेयर की है, पर इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, उसके पीछे आगे कारण बताया हुआ है। फिर आती है बात फिर से डेनमार्क की। डेनमार्क जहाँ की पॉपुलेशन है बेयरली 6 बिलियन, 60 लाख लोग केवल पॉपुलेशन बना, मतलब पूरे कंट्री को बनाते हैं, ठीक है। अब इंडिया जो कि आप जानते हो बिलियंस में पॉपुलेशन है, उनके साथ में एंगेजमेंट, दोनों की एंगेजमेंट, वैसे तो लगता तो एकदम यूं है कि हाँ छोटे से कंट्री से क्या होगा, पर रियलिटी है कि यूरोप जो बड़ा टारगेट है ना, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके अचीव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में नॉर्वे का ऑप्शन है, लग्जमबर्ग के साथ हम हमारी एंगेजमेंट कर सकते हैं फाइनेंशियल इश्यूज को बहुत अच्छे से टैकल करने के लिए। नॉर्वे के साथ एंगेजमेंट कर सकते हैं मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करने के लिए। एस्टोनिया एक कंट्री है जिसके साथ एंगेज हम कर सकते हैं साइबर पावर के बेसिस पे। और चेक रिपब्लिक, वहाँ से ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट मीन्स
फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर वाला जो कम्युनिकेशन का मेथड होता है ना, कि कम्युनिकेशन में हम लाइट यूज करें, वो टेक्नोलॉजी पोर्चुगल के साथ में ल्यूजोफोन वर्ल्ड के लिए एक ऑप्शन निकल के आता है, और स्लोवेनिया के साथ में देखा जाए तो कॉमर्शियल एक्सेस ले सकते हैं हम सीधा यूरोप के हार्ट तक। दैट मीन्स हम सीधा टारगेट कर सकते हैं, आप देख सकते हो, ब्रसल्स तक। और स्लोवेनिया एक बाल्कन कंट्री है, ठीक है, बाल्कनाइजेशन, यूगोस्लाविया के टुकड़े होने के बाद में स्लोवेनिया कंट्री बना, और वहां पर आप देखोगे तो स्लोवेनिया की एक ओशन कोस्ट है, दैट सी कोस्ट है, दैट इज एड्रियाटिक सी, और वहां पर एक पोर्ट है दैट इज कोपर, और वहां पर इंडिया अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, ठीक है। तो कोपर से होते हुए हम कहाँ पहुंच सकते हैं, यूरोप के हार्ट तक, जो कहाँ पर लोकेटेड है, बेल्जियम ब्रसल्स में, यूरोपियन यूनियन की कैपिटल आप जिसको बोलते हो, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, छोटे छोटे कंट्रीज के साथ एंगेज करो और बड़े हाथी को पटा लो, बस वो वाली चीज है। तो 27 नेशंस का अभी यूरोपियन यूनियन है, जिसमें ब्रसल्स की हेडक्वार्टर जहां पर लोकेटेड है। अब आप देखो, यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी इन्होंने डिक्लेयर की, पिछले महीने की बात है, ठीक है। अब एक तरफ तो यूरोपियन यूनियन ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी डिक्लेयर की, पर हमारे यहाँ पर इतनी बातचीत ही नहीं हुई, इवन हमने भी कोई डिस्कशन ही नहीं किया, इतने आर्टिकल्स डिस्कस किया, आया क्या नहीं, वजह क्योंकि एक दूसरा एग्रीमेंट हो चुका था उस टाइम पे, AUKUS, जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स यूके और यूएस मिलकर के बनाएंगे और ऑस्ट्रेलिया को हैंडओवर करेंगे। तो ये मुद्दा जो था, इस मुद्दे को लेकर के हमने ज़्यादा ही बातें कर ली, और यूरोपियन यूनियन की जो ये कॉम्प्रिहेंसिव इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी थी, इस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। जबकि आप एक बार अगर देखा जाए तो राइटर का ये कहना है कि एक बार थोड़ा सा अगर देखा जाए ना, तो यूरोपियन यूनियन की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट के साथ में है। AUKUS पार्टनरशिप तो केवल मिलिट्री सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है, तो हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में, जो यूरोपियन यूनियन ने अपनी तरफ से जो डिक्लेरेशन दिया है उसको लेकर के। क्यों? मिलिट्री से बढ़कर की ज़्यादा एंगेजमेंट्स हो जाएंगी तो डाइवर्सिफाइड मैनर में एंगेजमेंट हुई हुई बहुत ज़्यादा लंबी चलती है। जैसे ट्रेड की बात कर लो, इन्वेस्टमेंट की बात कर लो, ग्रीन पार्टनरशिप की बात कर लो, कंस्ट्रक्शन की बात कर लो, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, या डिजिटल डोमेन में पार्टनरशिप की बात कर लो, या ओशन गवर्नेंस, जैसे हम बात करते हैं ना कि इंटरनेशनल लॉज ऑफ सीज, इनको फॉलो करवाने की हम बात करते हैं, रिसर्च और इनोवेशन की बात करें, तो यूरोपियन यूनियन का जो प्रोस्पेक्ट है वो तो देखो इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंडेड है, दैट मीन्स इतने ज़्यादा ब्रॉडर इश्यूज को टैकल करेगा। जबकि AUKUS वाला जो एग्रीमेंट था वो तो केवल और केवल मिलिट्री सिक्योरिटी के इश्यूज था। अच्छा, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, क्यों हमें यूरोपियन यूनियन की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पे फोकस करना चाहिए था? अरे ये तो सिंपल सी बात है कि ये तो अब जल्दी से जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा यूरोपियन यूनियन का जो ये प्रोस्पेक्ट, ये जो स्ट्रेटेजी तैयार की गई है। जबकि ऑस्ट्रेलिया को कब तो न्यूक्लियर सबमरीन मिलेगी, कब जाकर के वो मिलिट्री प्रेजेंस अपनी इंश्योर कर पाएगा ऑस्ट्रेलिया, उसमें तो 7-8 साल लगने वाले हैं कम से कम। तो उस केस में भी टाइम के हिसाब से भी प्रायोरिटी देखी जाए तो हमें यूरोपियन यूनियन की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उसको हमें एनालाइज करना चाहिए, और उसके हमारी जो कन्वर्जेंस आ रही है वहाँ पर यूरोपियन यूनियन के साथ में एंगेजमेंट हमारी इंक्रीज होनी चाहिए। और यूरोपियन यूनियन की जो स्ट्रेटेजी है सीधा क्या कह रही है कि एक ओपन एंड रूल बेस्ड रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार की जाए। दूसरा, सिक्योर सी लेन्स है वो क्रिएट की जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, और साथ में नेवल प्रेजेंस को इंक्रीज किया जाएगा। कहाँ पर? इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये सारी चीज़ें जो कह रही हैं, ये इन सारे इश्यूज पे, सारे डोमेन्स पे फोकस करेगी। तो हमें ध्यान किस पर देना चाहिए था? सीधी सी बात है, यूरोपियन यूनियन के जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी थी उस पर। चलो, हमने हमारी तरफ से एक चीज़ तो अच्छी की कि डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ में हमारी एंगेजमेंट, और बाकी छोटे छोटे कंट्रीज़ की अपनी जो स्पेशलाइजेशन है उनके साथ में भी थोड़ा थोड़ा एंगेज करके हम यूरोपियन यूनियन के साथ में हमारे एंगेजमेंट्स को बहुत हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। ये पहली बार है जब यूरोपियन कॉलोनियलिज्म टाइम जो था ना, उपनिवेशवाद का जो टाइम था, कॉलोनियल पीरियड, उसके बाद में पहली बार है कि यूरोप से आप देख सकते हो प्लान फाइनल आउट होता है, फाइनलाइज किया जाता है कि वो एशिया में अब अपनी एंगेजमेंट्स कंटिन्यू करेगा। दूसरी तरफ जब कॉलोनियल पावर्स यहाँ पे थी उस टाइम पर आपको पता है कि नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे। जैसे इंडिया में भी हमारे भी जो नेशनल मूवमेंट था वो चल ही रहा था, और मिड 20th सेंचुरी आते आते
1950s आते आते बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपनी इंडिपेंडेंस गेन कर ली और एशिया से यूरोपियन कंट्रीज़ को विड्रॉ करना पड़ा और खुद से वो बाहर चले गए थे। पर अभी जो इंडो पैसिफिक रीजन में यूरोपियन यूनियन का जो टारगेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे कि अभी जो है यूरोपियन यूनियन का टारगेट वो है एक तरीके से प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करना, सिक्योरिटी को इंश्योर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना, ठीक है। जबकि पहले अभी भी फिर कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन की तरफ सस्पिशियन एक बिहेवियर रखते हैं, मतलब यूरोपियन यूनियन के ऊपर डाउट करते हैं, ठीक है। जबकि एशिया में ऐसे भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि यूरोप को एक वैल्यूएबल पार्टनर के तौर पे भी देखते हैं। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि सर्वे करवाए गए पॉलिसी मेकर्स के ऊपर कि किस तरीके से ये जो इंडो पैसिफिक रीजन में लोकेटेड कंट्रीज हैं वो यूरोपियन यूनियन के को परसीव करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं। तो एक तो है आसियान रीजन के कंट्रीज, दूसरा जापान। ये कंट्रीज ऐसे हैं जिनके साथ में आप देख सकते हो आसियान रीजन की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए ना तो यूरोपियन यूनियन को मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पे मानते हैं। पहले नंबर पे तो आसियान कंट्रीज जो हैं वो जापान पे ट्रस्ट करते हैं, दूसरे नंबर पे यूरोपियन यूनियन, और फिर उसके बाद में आप देखोगे यूएस पे। और इसके अलावा चाइना इंडिया की बात करें तो इनका तो लिस्ट में नंबर ही बहुत पीछे है। इसका मतलब इंडो पैसिफिक रीजन के हार्ट में कौन है? आसियान ही है। 10 के 10 कंट्रीज सारे एकदम बिल्कुल बीचों बीच है, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में। तो इनका जो रिलायंस है यूरोपियन यूनियन पे या कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ क्या शो करती है? यूरोपियन यूनियन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूएस और चाइना के बीच में भी लड़ाई लगातार हो रही है, टेंशन्स बढ़ रही है। तो उस केस में साउथ ईस्ट एशिया के पास में स्पेस बहुत कम रह गया है, केवल एक ऑप्शन निकल के आता है। क्योंकि यूएस से अगर अलायंस अपनी क्रिएट करते हैं ना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, तो देखो चाइना नाराज़ होकर के हो सकता है रिटेलिएट कर दे, कोई और प्रॉब्लम ऑब्जेक्शन कर दे। अगर चाइना के साथ एंगेज करे तो फिर यूएसए की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए यूरोप की तरफ से ये जो अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी निकल के आई है यूरोपियन यूनियन की, ये एक ऑप्शन, ये एक स्कोप प्रोवाइड करती है। इसके अलावा दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो ब्रसेल्स का जो एलिमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को स्टैब्लिश करने में। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब इंडिया का ये है कि एक कंट्री या कोई दो कंट्रीज मेन पावर बन के पूरे वर्ल्ड पे रूल ना करे, क्योंकि उनकी राइवलरी के चलते बर्बादी होती है, और ये चीज़ हमने एक्सपीरियंस की कोल्ड वॉर के टाइम पे। दूसरी चीज़, अगर यूनिपोलर वर्ल्ड अगर बन जाता है, फॉर एग्जांपल यूएसए की हेजेमनी 1990 से लेके आप मानो 2010 तक, ओके, या फिर 2008 तक, ये 18 साल की उसकी जो हेजेमनी रही अपनी पावर की, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती रही। जैसे अफ़गानिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशन, चाहे वो बात ठीक है कि यूएसए को इस चीज़ के नुकसान भी बहुत उठाने पड़े। दूसरी तरफ इराक में इंटरवेंशन किया यूएसए ने, हर जगह पे मतलब ग्लोबल पुलिस का काम करना शुरू कर दिया यूएसए ने, तो वो भी चीज़ ठीक नहीं थी। तो 1990 में जब आप देखोगे कोल्ड वॉर एरा ख़त्म हो गया था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था ना, तो इंडिया ने मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की अपनी डिमांड्स को या अपनी जो स्टैंड थी उसको पुश किया, जिसमें रशिया भी था साथ में इंडिया के, चाइना भी था, ठीक है। और इंडिया तो अभी भी इसी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है। पर आज आप देख सकते हो चाइना और रशिया तो एक ग्रुप में हो चुके हैं, और चाइना अपनी डोमिनेंस को लगातार असर्ट कर रहा है और यूएसए को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना तो देखो अपनी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की जो एक कहता ना कि एक सीक्वेंस चल रही थी उससे बगावत कर चुका है। पर अब इंडिया के पास में ऑप्शन अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करने का है तो वो सबसे शानदार ऑप्शन निकल के आता है यूरोप। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी अपनी आइडियाज़ बता रहे थे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से काम करेगी, जिसमें एक तो रहेगा अमेरिका के साथ में एंगेज करना, चाइना को मैनेज करना, यूरोप को कल्टीवेट करना, रशिया के साथ में जो हमारे यूएसएसआर के टाइम पे जो रिलेशन थे उनको रीअश्योर करना, और जापान को ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्ले करने के लिए आगे लाना। तो इसमें यूरोप के साथ में जो ये कल्टीवेशन, दैट मीन्स कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना, बोलो वो ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, और इसी चीज़ के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। कॉलोनियल एरा की बात करें तो देखो उस टाइम पे तो नेशनलिस्ट की बात करो या प्रिंसेस की बात करो, ये नेशनलिस्ट मतलब हमारे जो लीडर्स हुआ करते थे, ठीक है, फोर फादर जिन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस के लिए अपनी शहादत दी है,
वो लोग लगातार एंगेज कर रहे थे यूरोपियन कंट्रीज़ के अलग अलग लीडर्स के साथ में, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंस के बाद में हमने देखो कोल्ड वॉर इरा का टाइम जब शुरू हो गया था 1948 के बाद से, ठीक है, तो उस टाइम पे एक तरफ तो यूएस के साथ में वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थे, और इसके अलावा एक था यूएसएसआर का धड़ा जिसमें मेनली ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थे। तो इंडिया का देखो, हमें पता है कि ज़्यादा टिल्ट किस तरफ था, यूएसएसआर की तरफ था, तो इस वजह से यूएस और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में हमारी इतनी एंगेजमेंट नहीं हुआ करती थी कोल्ड वॉर के टाइम पे। और उस टाइम पे जो कोई भी सिचुएशन थी उसके अंदर इंडिया अपने आप को यूं सोचता था कि ईस्ट है, वो ईस्टर्न यूरोप है, वो तो अच्छा है क्योंकि वहाँ पर यूएसएसआर की डोमिनेंस थी या यूएसएसआर की चलती थी, और यूएसएसआर के साथ में इंडिया के रिलेशन अच्छे थे। पर वेस्टर्न यूरोप की बात करो या यूएस की बात करो तो हम उनको एक कहते हैं ना शक के नज़रिए से देखा करते थे। फिर टाइम बीतता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, कोल्ड वॉर एक बार रुकता है, तो उस केस में फिर इंडिया ने अपने खुद के जो डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज़ थी उनको और ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश की, पर उसमें भी जो मेन फोकस था वो एक तो चाइना के साथ में रिलेशनशिप थी उसको नॉर्मलाइज करना, दूसरी चीज़ ये थी कि यूएसए के साथ में कनेक्टिविटी इंक्रीज करना, क्योंकि आप देख सकते हो कि चाइना को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है, अपने रिलेशंस मैनेज करना। आपको पता है राजीव गांधी जी की विजिट हो चुकी थी उस टाइम पे 1980s में, ठीक है, चाइना में गए थे वो। तो उसके बाद में यूएसए के साथ में हमारी इंगेजमेंट्स इसलिए क्योंकि हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की थी। इसके पीछे आप जानते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह क्या थी, उसके पीछे हमारी क्लोज इकोनॉमी थी और या सोशलिस्टिक पैटर्न पे हमारी इकोनॉमी काम कर रही थी, तो इस वजह से हम यूएसएसआर के साथ में तो थे ही, पर अब हम बर्बादी के कगार पे पहुंच गए। तो फिर हमें समझ में आया, हमारे पॉलिसी मेकर्स ने डिसाइड किया कि हमें पैसों की ज़रूरत है, तो हम कहाँ गए, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक में किसकी पकड़ आपको भी पता है अच्छे से, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पे मेनली पकड़ हो जाती है किसकी, यूरोप की या फिर यूएस की। तो उस केस में हमें फिर यूएस के साथ में हमारे रिलेशनशिप भी बढ़ाने पड़े, और पाकिस्तान ये सबसे बड़ी सरदर्दी तो हमेशा से हमें हमारे बनी रही है, तो इसको भी मैनेज करना ज़रूरी था। तो यूएस के साथ में हमारा रिलेशन वैसे भी अच्छे करने हमारी ज़रूरत थी, नहीं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, प्रॉब्लम तो क्या मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता था। तो इस तरीके से अपनी जो सोच थी इंडिया की उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए एक ऑप्शन आ जाता है, वो है यूरोप। क्योंकि पहले तो देखो दिमाग में इतना सही था कि यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में एंगेजमेंट करेंगे तो वो फिर से हमें गुलाम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पहले खुद कॉन्फिडेंट हो। अब जैसे कि हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की तो हम वैसे ही एकदम खुल करके आ गए थे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के सामने, ठीक है, और आज भी वैसा ही काम चल रहा है। तो ऐसे में यूरोप को कल्टीवेट करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज स्लोवेनिया में जो स्ट्रेटेजिक फोरम की मीटिंग हुई थी और उसमें हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने कह दिया, बोले कि पास्ट में हमने ब्रसल्स को इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया है, पर अब दिल्ली ब्रसल्स के साथ में एंगेज करेगा, और ब्रसल्स का मतलब 27 मेंबर्स के साथ में, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, सबके साथ एंगेज करेगा और दोनों साथ में मिलकर के अच्छे से डांस करेंगे। दैट मीन्स वो दोनों प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा 2018 के अंदर भी यूरोपियन यूनियन ने अपनी एक स्ट्रेटजी डिक्लेयर की थी इंडिया के लिए, और उसमें 4 थीम्स पे फोकस किया गया था। सबसे पहले तो सब इंपॉर्टेंट चीज़ थी, दैट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन। दैट मीन्स इस तरीके से इकोनॉमी में एक्टिविटीज हो जो कि लंबे समय तक चल सकें, पहला काम। दूसरी जो थीम थी वो थी प्रमोशन ऑफ अ रूल बेस्ड ऑर्डर, कि इस तरीके का सिस्टम तैयार किया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कानून की एक फॉलो करने का सेगमेंट तैयार हो। दैट मीन्स रूल बेस्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करना। थर्ड वन वॉज फॉरेन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, कि दोनों सेगमेंट, एक तरफ यूरोपियन यूनियन और दूसरी तरफ इंडिया, दोनों के बीच में जो भी एंगेजमेंट होगी और फॉरेन पॉलिसी जो भी होगी वो सोच समझ करके आगे प्रमोट की जाएगी, ये बता दी। और चौथा जो थीम थी वो थी सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो इन 4 थीम्स के लिए इंडिया के लिए भी अपनी एक स्ट्रेटेजी यूरोपियन यूनियन ने 2018 में पहले ही डिक्लेयर कर रखी है। पोर्चुगल में अभी मीटिंग थी, एक समिट था मई में, उसमें यूरोपियन यूनियन और इंडिया दोनों ने अपनी फ्री ट्रेड टॉक्स को रिज्यूम करने की बात की है। साथ में न्यू कनेक्टिविटी पार्टनरशिप को प्रमोट करने की बात की है। इससे क्या होगा कि अभी जो चाइना की तरफ से जो असर्शन दिखाया जा रहा है ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, कि लगातार चाइना अपनी पकड़ बनाए जा रहा है दूसरे कंट्रीज़ में, तो बोलो उसका एक ऑल्टरनेट तैयार करना,
ठीक है, तो ये चीज़ भी आप देख सकते हो कि यूरोप और इंडिया दोनों को साथ में लाने के लिए एक पुश है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो दिल्ली और ब्रसल्स, दैट मीन्स इंडिया और ईयू दोनों एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जिससे कि इंटरनेशनल सिस्टम को रीबैलेंस किया जाए। क्योंकि करंट जो ग्लोबल फ्लक्स है उसमें तो केवल और केवल दो ही कंट्रीज के बारे में बात की जाती है, एक तो यूएस है और दूसरी तरफ आपको पता है चाइना। क्या इनके अलावा कोई और कंट्री नहीं है जो अपनी अपनी पॉलिसीज या अपने हिसाब से इंटरनेशनल ऑर्डर को एक तरीके से एक डायरेक्शन दे सके? उसी के लिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन साथ में काम कर सकते हैं। आपको पता है यूके यूएस एग्रीमेंट जो हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस तीनों ने मिलकर के न्यूक्लियर सबमरीन से रिलेटेड एक एग्रीमेंट किया, उसमें फ्रांस के साथ में बिल्कुल धोखा किया गया है। और फ्रांस ने ये चीज़ बिल्कुल ओपनली भी कही है कि ये हमारे तो पीठ में छुरा घोंपने के बराबर है। ठीक है, ये सबमरीन डील हुई है, इस चीज़ को लेकर देखो फ्रांस भी नाराज़ हुआ। पर वो बात ठीक है कि ट्रस्ट रीबिल्ड करने के लिए वॉशिंगटन ने तो देरी नहीं लगाई। जो बाइडन और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो, इनके बीच में बहुत जल्दी मीटिंग हुई और अल्टीमेटली यूएसए ने कह दिया कि फ्रांस हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और हम यूरोप के साथ में अगर एंगेज करेंगे तो इंडो पैसिफिक रीजन में भी हम कहीं ना कहीं बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में काम कर पाएंगे दोनों मिलकर के। तो यूएसए ने तो एंगेज फ्रांस के साथ कर लिया। और आपको पता है फ्रांस और जर्मनी, ये दो, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये दो तीन बड़े कंट्रीज हैं, मतलब जो हैं 27 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स, उनमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इनका है, फ्रांस और जर्मनी का मेन होता है। तो फ्रांस के साथ में एंगेजमेंट अभी आप देख सकते हो कि यूके यूएस एग्रीमेंट के बाद यूके ऑलरेडी ब्रेग्जिट कर चुका है, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल चुका है। ऑस्ट्रेलिया है, उसकी एग्रीमेंट पहले से फ्रांस के साथ हो रखी थी सबमरीन्स को लेकर के। और फिर बाद में यूएस के साथ में एंगेजमेंट, तो यूएस ने तो देखो फ्रांस को राजी कर लिया, पर यूके और एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ में अभी भी फ्रांस इतना ज़्यादा कह सकते हैं ना कि इतनी एंगेजमेंट आप कह सकते मतलब रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खटास आ गई है इस यूके यूएस डील के बाद में। तो ऐसे में अभी यूरोपियन यूनियन ने जो अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी दी है ना, इसमें फ्रांस का बहुत बड़ा रोल है और फ्रांस के साथ में एंगेजमेंट इंडिया की बिल्कुल भी कम नहीं है। तो यही चीज़ है कि एक तो यूएस, एक हो गया फ्रांस, और बचे हुए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सब साथ मिलकर के एशिया में बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर चाइना को कंटेन करने के लिए यूएस अगर आगे आता है तो भी वो चैलेंजिंग साबित हो सकता है। तो ऐसे में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अगर बनाने की बात कर रहा है ना इंडिया, तो उसके लिए यूरोपियन यूनियन जितना प्रॉमिसिंग ऑप्शन कोई दूसरा नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन की जो स्ट्रेटेजी है वो सीधी सी बात है कि बहुत ही ज़्यादा रूम क्रिएट कर रही है। कॉड की अगर बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन में कॉड तो मेनली सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात कर रहा है, जबकि एशियन पार्टनर्स की अगर बात करें जिसमें इंडिया है, इंडोनेशिया है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, सिंगापुर है, वियतनाम है, इन सबके साथ में यूरोपियन यूनियन एंगेज करना चाहता है, जिससे कि और ज़्यादा ब्रॉडर वे के अंदर डेवलपमेंट लाया जा सके और कह सकते हैं ना कि हाँ जियो पॉलिटिकल इशूज़ को ईजिली टैकल किया जा सके। तो राइटर का एक ही चीज़ कहना है कि दिल्ली की तरफ से या फिर आप कह सकते हो यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो ये अपनी कोशिशें की जा रही है इंडो पैसिफिक रीजन में एक्टिव रोल प्ले करने के लिए, तो उसको दिल्ली बिल्कुल वेलकम करता है। और साथ में इंडिया है वो यूरोप को लेकर के बहुत ही कॉन्शियस है, ठीक है ना। अभी तक तो क्या था कि कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर इंडो पैसिफिक रीजन से अपनी जो डिक्लेरेशन दी है इसको लेकर के कॉन्शियसनेस अब राइज हो रही है। और ये चीज़ हमने हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी के स्टेटमेंट से, कल्टिवेटिंग यूरोप, उससे सीधा क्लियर हमें समझ में आता है। इसमें क्या होगा, मिलिट्री बैलेंस भी बनाया जा सकता है, रीजनल सिक्योरिटी में भी एंगेजमेंट आ सकती है, और बाकी जो इकोनॉमी की बात कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंटरनेशनल लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनको सेव करना, ये सारी चीज़ों में एंगेजमेंट प्रॉपर्ली दोनों कंट्रीज़ के बीच, दोनों सेगमेंट्स, दैट मीन्स एक तो हो गया ईयू, दूसरी तरफ हो गया इंडिया, ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब इंडिया का देखो कोalition तो ऑलरेडी क्वाड में तो है ही, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स तो हैं ही। अब इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ में और हम काम करेंगे तो इसका फ़ायदा इंडिया को बहुत मिलने वाला है। अब देखो, कोई टाइम था जिस टाइम पे रशियन एंगल से हम देखा करते थे मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को, क्योंकि वही बात है, यूएसएसआर की लेगेसी रशिया ने ही फॉलो की है, तो इसमें विश्वास भी रशिया पे ही रहता था। पर अब टाइम जैसे ही बीत रहा है तो यूरोप अपने आप में बहुत बड़ा ऑप्शन दे रहा है कि
किस तरीके से हम इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली और जो पावर को नॉर्मलाइज करना है उसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। तो उसके लिए यूरोपियन यूनियन से बेटर ऑप्शन कोई दूसरा भी है नहीं। तो ये था इंडिया और यूरोप के रिलेशन से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में इलेबोरेटली समझाया हुआ आर्टिकल है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पेइंग फार्मर्स नॉट बर्न क्रॉप्स विल वर्क। दैट मीन्स कि फार्मर्स को आप पैसा दे दो और ये कहो कि भाई आप अब फसल का जो बचा हुआ जो कचरा है, स्टबल्स है, उसको रेजिड्यू है, उसको आप जलाओगे नहीं। तो इसका फ़ायदा बहुत है। राइटर है 4, एक तो है केल्सी जैक, एक है नम्रता काला, एक है रोहिणी पांडे और एक है सीमा जयचंद्रन। चारों ने रिसर्च की और एक अपनी तरफ से एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कंडक्शन भी किया कि जो लोग भी अभी किसान इस चीज़ को लेकर के रेडी हैं कि हाँ भाई अब खरीफ सीज़न ख़त्म हो गया, अब रबी की सीज़न आ चुकी है, तो जल्दी से जल्दी हमें प्लॉइंग करनी है। तो पिछली फसल की रेजिड्यू को ख़त्म करने के लिए हमारे पास में 15 से 20 दिन का टाइम है। इस 15 से 20 दिन के टाइम के अंदर आग लगा दो उस तूड़ी के। ठीक है, तो बोला उससे क्या है प्रॉब्लम कि मिलियंस ऑफ इंडियंस ऑलरेडी पॉल्यूटेड एयर को इनहेल करते हैं, तो अब वो एयर की क्वालिटी और बिगड़ जाएगी। ठीक है, जैसे हमने देखा ना एयर क्वालिटी इंडेक्स में, नॉर्मली इंडिया मतलब एनसीआर के आसपास में जो एयर क्वालिटी है वो 300 से 500 तक लेवल पे चलती है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर, जबकि नॉर्मल सही लेवल कितना है, केवल 50 का ही है। और वो बढ़कर के अभी जैसे ही ये बर्निंग होगी ना फार्म खेतों के अंदर रेजिड्यूज़ की, एग्रीकल्चर रेजिड्यूज़ की, तो उससे वो लगभग पहुंच जाएगी 600 से 800। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा बीमारी है। तो एक तरफ तो प्रॉब्लम है जी कि आपने जलाना शुरू कर दिया, अगर जला देते हैं खरीफ की फसल के बचा हुआ जो रेजिड्यू है, जो कि अभी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, बर्निंग का ही वो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। दूसरी तरफ एनवायरमेंटल हैजार्ड है कि एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है और इसका भुगतान कौन करता है? हम ही करते हैं भाई। प्री मैच्योर डेथ्स होती हैं, बीमारियां इतनी लग चुकी हैं और इतना पैसा खर्च करना पड़ता है कि इसका तरीका अगर सही करें तो जहां पर हम हेल्थ इमरजेंसी जैसी परिस्थितियों का सामना करते हैं उसमें भी तो पैसा लगता ही है ना। उस पैसे को आप डाइवर्ट कर दो, किसानों को पहले से ही पैसा ट्रांसफर कर दो ना, जिससे कि किसानों को आप एनकरेज कर सको कि अब आपको फसल का बचा हुआ जो भी कचरा है उसको जलाना नहीं है। देखो अगर देखा जाए इंडिया में अभी इंडियन फार्मर्स जो हैं वो लगभग 92 मिलियन टन्स ऑफ क्रॉप रेजिड्यू है उसको आग लगा देते हैं इस वाली सीजन के अंदर। 92 मिलियन टन्स। अब इतने अगर क्रॉप रेजिड्यू को यूज़ किया जाए तो बायोमास बनाया जा सकता है कि नहीं? कितना ऑप्शन एक वायबल ऑप्शन है। पर वही चीज़ है कि फार्मर्स को फाइनेंशियली एक वायबल ऑप्शन कौन सा दिखता है? जलाना। तो इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। वो कैसे कि देखो जैसे ही हार्वेस्टिंग हो, जैसे अब पेडी हार्वेस्टिंग हुई है, पेडी हमारे पता है कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर क्या होती है, पेडी का मतलब चावल की फसल। चावल की फसल कौन सी है? खरीफ सीजन में होती है मेनली, क्योंकि चावल को चाहिए क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टेम्परेचर और उसके अलावा ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये प्रिवेल कौन से टाइम पे करती है? मेनली मानसून सीजन में, अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात की जाए तो पॉइंट यहाँ पर क्या आ गया कि चावल की कटाई हो चुकी है, रेजिड्यूज को जलाने की बात आ चुकी है, जल्दी से जल्दी फार्म्स को या आप कह सकते हो खेतों को क्लीन करना है और उसके बाद में गेहूं की बुआई हो जानी है। तो सवाल ये है कि इस 15 दिन के ड्यूरेशन के अंदर क्या कोई वायबल ऑप्शन है उस रेजिड्यू को जलाने के अलावा, जिससे कि फार्मर्स को भी फायदा हो और आसपास में एनवायरमेंटल क्राइसिस भी ना आए। तो राइटर्स इसी चीज़ को लिए बोल रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से एक रिसर्च की थी जिसमें देखा कि फार्मर्स हैं वो ऑलरेडी फाइनेंशियल डिस्ट्रेसेस का सामना करते हैं, तो उनको ये चीज़ कहना कि जी आप इस फसल के बचे हुए कचरे को या स्टबल को आप बर्न मत करो, तूड़ी को जलाओ मत, तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो हमने एक प्रोग्राम स्टैब्लिश किया जिसका नाम था जे पाल साउथ एशिया। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि जो भी खरीफ सीजन अभी जैसे गई है 2019 का बता रहे हैं कि 2019 में हमने रिसर्च की थी, उसमें ये निकल के आया कि पंजाब और हरियाणा के लगभग हमने 171 विलेजेस, पंजाब के ही, हरियाणा नहीं, 171 विलेजेस में गए और वहाँ पर किसानों से बातचीत की कि भाई उनकी क्या टेंडेंसी रहती है, क्यों वो जलाने के ऊपर प्रेफरेंस रखते हैं, जबकि सरकार ने आपको पता है कि कितनी ज़्यादा सब्सिडी दे रखी है अलग अलग मशीनरी को अवेल करने के लिए कि जी आप जलाओ मत इनको, स्टबल्स को, इनको निकाल लो या फिर कैसे भी करके इनका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली कर लो। तो फार्मर्स के पर्सपेक्टिव में अगर देखें
तो वहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आई, वो ये कि फार्मर्स को अगर कैश ट्रांसफ़र दे दिया जाए ना तो वो बहुत खुश होते हैं और वो इजीली अपनी कही हुई बात, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल बेस पे, मतलब रेजिड्यू को जलाने से वो डाइवर्ट कर लेंगे अपने आइडियाज़ को, और वो फिर नॉर्मल जो कह सकते हैं ना कि मशीन के बेस पे ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी हैं। तो बोला हमने वहाँ पर 4 चीज़ें अंडरस्टैंड की। एक तो क्या थी कि फार्मर्स जो है वो अल्टरनेटिव जो है, जो भी बर्निंग का अल्टरनेटिव कि जलाने की बजाय कुछ और करे, उसको बहुत ज़्यादा महंगा समझते हैं। तो वहाँ पर ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज इक्विपमेंट्स और वो प्रोवाइड करे, और प्रोवाइड कर भी रही है, पर उसके बावजूद भी फार्मर्स जो हैं वो बर्न ही करते हैं, क्योंकि उनकी प्रेफरेंस ये है कि जी आप जो सपोर्ट देते हो, गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है ना, उससे बड़े फार्मर्स को तो फ़ायदा होता है पर छोटे फार्मर्स को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो छोटे फार्मर्स फिर अपनी जो भी बचता है ना स्टबल, उसको ऐसे कैसे जला देते हैं। तो पहला तो हो गया सब्सिडी का ऑप्शन वायबल नहीं है, साबित नहीं हो रहा साबित। दूसरा, फार्मर्स की प्रेफरेंस है XC2 मैनेजमेंट के लिए। XC2 का मतलब कि खेत से जो भी स्टबल है उसको निकाल करके कहीं दूसरी जगह ले जा करके उसको ट्रीट करना। तो उसके लिए एक मशीन, एक इक्विपमेंट यूज होता है, दैट इज बेलर। ठीक है, बेलर्स। और एक इसको जो प्रेफर करते हैं, और दूसरा मेथड है दैट इज इन सीटू। इन सीटू का मतलब कि खेत के अंदर ही उसका ट्रीटमेंट हो जाए। उसके लिए हैप्पी सीडर और सुपर SMS करके 2 मशीन आती हैं, इनके लिए सरकार ने सब्सिडी दे रखी है। पर हमें जैसे पता है कि XC2 मैनेजमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस में रखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या है कि पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो इस केस में उनके पास में जो सब्सिडीज़ हैं वो वायबल नहीं है। तो एक ये चीज़ हमारे सामने निकल के आती है। पर हाँ, थोड़ा सा अगर कैश ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ना, तो फार्मर्स इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं कि रेजिड्यूज़ को बर्न करने की बजाय उस रेजिड्यू को मैनेज कर ले और निकाल करके कहीं दूसरी जगह पे ले जाके दे दे, और उससे क्या होगा, बायोमास भी क्रिएट हो सके। तो इसके लिए एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन हमने की और हमें पता पड़ा कि जी अगर फार्मर्स को हम थोड़ा सा फंड पहले दे दें और कुछ फंड उनके रेजिड्यूअल को मैनेज करने के बाद में दे दें, तो उससे बहुत फ़ायदा हो रहा था। फार्मर्स को ट्रस्ट भी बन गया। नहीं तो क्या है, आप बोल दो जा करके, किस सरकार बोल दे अरे भाई अब की बार आप जलाओगे नहीं, आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। अब फार्मर्स तो तब नहीं जलाएंगे ना जब आप उनको पहले से कॉन्फिडेंस मिलोगे। और कॉन्फिडेंस का तरीका जी सिंपल सी बात है, डाउन पेमेंट पहले दे दो और फिर बाद में बोल दो कि ये काम होते ही आपका बचा हुआ काम मिल जाएगा। कोई भी काम करवाने का तरीका क्या होता है कि जी 5 लाख रुपए लगेंगे इस काम के, तो क्या करते हो भाई, ये ले 2.5 लाख रुपए, तो ये ले, काम करने के बाद में बचे हुए 2.5 लाख और मिल जाएंगे। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, यही चीज़। थर्ड लेसन क्या है, इनकी स्टडी से निकल के आया कि कैश ट्रांसफ़र है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ना। कैश ट्रांसफ़र है ना, वो इस तरीके से होना चाहिए जैसे कि आप किसी से काम करवा रहे हो कि शुरुआत बिगनिंग में कुछ पेमेंट दे दो जिससे कि फार्मर्स को कॉन्फिडेंस आ जाए, और फिर उसके बाद में बचा हुआ पार्ट है वो उसके बाद में पेमेंट कर दो। जब तक फार्मर्स ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें काम भी नहीं कर पाएगी, चाहे आप कैश ट्रांसफ़र के कितने ही प्रॉमिस कर दो। और चौथा जो लेसन है वो राइटर्स ने ये अंडरस्टैंड किया कि स्टबल बर्निंग को मैनेज करने की अगर बात की जाए तो इनकी स्टडी में ये था कि हमने पर एकड़ के हिसाब से 800 रुपये दिए थे कि स्टबल बर्निंग मत करो, हम आपको 800 रुपये देते हैं। पर फिर भी देखा गया ना, तो आइडिया ये लगा कि कुछ फार्मर्स ने फिर भी अपने क्रॉप रेजिड्यूज़ को जला दिया। तो राइटर्स को एक चीज़ समझ में आई, बोला 800 रुपये है ना, एडिक्वेट नहीं है, कम है। तो ये सजेशन क्या देती है कि 1 एकड़ के ऊपर 2500 रुपये तक अगर एक एक फार्मर को दे दिए जाए तो फिर वो जलाएंगे नहीं अपने उसको क्रॉप रेजिड्यू को, और फिर उससे वो जो XC2 वाला जो बेलर वाला ऑप्शन था ना, उसको वो एक्सप्लोर भी कर लेंगे ना, उनको महंगा भी नहीं पड़ेगा। तो ये है इनका मेन आंसर कि भाई 2500 रुपये अगर पर एकड़ के हिसाब से अगर पैसे दे देंगे तो इसका बहुत फ़ायदा मिल सकता है। तो इससे क्या है कि एक बार शॉर्ट रन में जो भी बर्निंग की वजह से प्रॉब्लम आती है, चाहे जो स्मोक बनने की बात हो NCR वाले एरिया के अंदर या कोई और, इनको हम टैकल कर सकते हैं इन चारों लेसन्स के बेसिस पे। और एक पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जो कि वाकई में बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन की हुई हो, और एक आप कह सकते हो कि हाँ टारगेटेड मैनर में काम किया जा सकता है। और सबसे बढ़िया काम क्या होगा कि हम XC2 इक्विपमेंट्स को प्रमोट करें, क्योंकि इनके बीच में फार्मर्स में हमने देखा ना कि जिस तरीके से वो इन C2 की बजाय XC2 को ज़्यादा प्रेफर करने की रखते हैं कि कैसे भी करके वो तूड़ी जो भी स्टबल्स हैं या रेजिड्यू है क्रॉप, उसको इकट्ठा करके और खेत से बाहर निकालने की टेंडेंसी रखते हैं वो। तो सेम चीज़ को आप प्रमोट कर दो वहाँ पे
ठीक है, इसके लिए क्या हो, इसका फ़ायदा क्या होगा, इससे बायोगैस प्लांट्स हैं, बायोमास प्लांट्स हैं, उनको भी प्रमोशन मिलेगा। तो ये एक ऑप्शन और हो जाएगा, क्योंकि एक रिन्यूएबल मेथड है ये एनर्जी को क्रिएट करने का, क्योंकि हर साल ये तो तैयार होता है जो भी रेजिड्यू है, क्रॉप रेजिड्यू। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे बताया जा रहा है राइटर्स के द्वारा। और इन सिटू मैनेजमेंट है, उनके इक्विपमेंट्स को हम और चीप बना सकते हैं और इनोवेशन ला सकते हैं। तो पॉलिसी सॉल्यूशन है ना, वो ही होना चाहिए जो फार्मर्स प्रेफर कर रहे हैं, और वो क्या है, XC2 कि रेजिड्यूज को खेत से बाहर ले जा करके मैनेज करना चाहते हैं वो। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, फार्मर्स के अकाउंट में पैसा भेज दो, एक इंस्टॉलमेंट तो पहले भेज दो, दूसरा बोल दो कि काम होने के बाद में मिल जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका है। इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पर जो एक होता है ना कि एक तरफ तो फार्मर्स जल्दी से पैसा कमाने के चक्कर में जला देंगे, पर दूसरी तरफ जो हम लोग जो हैं, जो इनहेल करते हैं उस पॉल्यूटेड एयर को, तो उनके हमारे बीमारियां भी तो कितनी लगती है, कितना रुपया खर्च होता है उसके ऊपर। तो जितना हम हेल्थ केयर के ऊपर खर्च करना पड़ रहा है हमें एडिशनल, उसकी बजाय अगर पहले से ही प्रिवेंटिव अप्रोच पे काम कर लेंगे तो कितना आसान हो जाएगा। ये चीज़ बताई जा रही है राइटर्स के द्वारा। ओके, आगे चलते हैं। लास्ट जो आर्टिकल है दैट इज रिकवरी ऑन अनइवन ग्राउंड। आर्टिकल को लिखा है धर्मकीर्ति जोशी। ये देखो क्रिजिल, जो आप कह सकते हो कि रेटिंग एजेंसी है ना, उससे एसोसिएटेड है। इनका ये कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अभी रिसेंट मीटिंग हुई है, उन्होंने बेंचमार्क पॉलिसी रेट, जिसको हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इनको सेम एज इट इज़ रखा है, कोई चेंजेस नहीं किया है, और कोशिशें हैं कि कैसे भी करके अकोमोडेटिव स्टांस को कंटिन्यू किया जाए। इससे क्या होगा कि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है जिसमें इकोनॉमी फुल फ्लेजेड वे में धीरे धीरे ओपन होती हुई, अब लगभग थोड़ी बहुत और बची है, वो और एक्टिविटीज़ ओपन हो जाएंगी, तो एक सिल्वर लाइन दिख रही है। ओवरऑल बात यह है, पर ये फिर भी अकोमोडेटिव स्टांस क्यों कंटिन्यू किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, उसके पीछे बात इतनी सी है कि कोविड-19 पेंडेमिक है ना, ये क्या पूरा ख़त्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। ये बात ठीक है कि अभी केसेस बहुत कम आ रहे हैं, पर अभी भी वायरस बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, तो डर है। ठीक है, आज अगर देखा जाए तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में जो भी आउटकम आया ना, इनके पीछे दो वजह रहती है। एक तो होता है लोकल मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि इंडियन इकोनॉमी क्या परफॉर्मेंस दे रही है। दूसरा होता है ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी कि अलग अलग डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल बैंक ऑफ यूएसए हो गया, या फिर यूरोपियन यूनियन बैंक हो गया, यूके का बैंक हो गया, ये क्या डिसाइड कर रहे हैं। तो लोकल और ग्लोबल दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके और फिर बाद में पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है। अभी की अगर सिचुएशन देखें तो सेकेंड वेव के बाद से अभी तक परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस हो, अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। मोबिलिटी इंडिकेटर कि लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में पार्टिसिपेशन है, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन की बात करें तो आप देखो जीएसटी तो पीक पे चल रहा है, एक्सपोर्ट भी राइज हो रहा है, इंपोर्ट भी धीरे धीरे पीक बढ़ रहा है, और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम जो बात कर रहे हैं उसकी भी कोशिशें की जा रही है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा आ रहा है। तो ये तो सिल्वर लाइन हो गई। तो ऐसे में क्रिजिल ने एस्टिमेट किया है कि इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ, रियल का मतलब क्या हो गया, 2015-16 का जो बेस ईयर हमने फिक्स कर रखा है उससे अगर कंपेयर करें तो 2021-22 में ग्रोथ करेगी इंडियन इकोनॉमी 9.5% से, और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ दैट मींस 2020-21 के कंपैरिजन में 2021-22 में जो ग्रोथ रेट रहेगी वो रहेगी लगभग 17%। तो ऐसे में ये बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, न्यूज़ भी बड़ी अच्छी है। इसके अलावा मॉनसून ने भी कोई बुरा परफॉर्म नहीं किया। हाँ, मानते हैं कि जुलाई लास्ट और अगस्त महीने में थोड़ी सी रेनफॉल कम रही, बट ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो रेनफॉल लॉन्ग टर्म एवरेज जो आता है उससे हमारे यहाँ पर मॉनसून में रेनफॉल 1% ही कम रही है, ज़्यादा कम नहीं रही है। और नॉर्मल लेवल की अगर बात करें, जो बुआई होती है सोइंग, खेतों के अंदर जो बीजों की बुआई, वो 102% तक पहुंची है, दैट मीन्स एनकरेज्ड है। इसके अलावा जो बड़े बड़े डैम्स हैं उनमें भी उनकी जो कैपेसिटी है ना उसका लगभग 80% तक तो फिलअप हो चुके हैं, वो इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर हो जाएंगी। और ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि एग्रीकल्चर की जो जीडीपी में पार्टिसिपेशन है या फिर एग्रीकल्चर का जो जीडीपी है वो लगभग 3% इस फिस्कल ईयर में राइज हो जाएगा। तो ओवरऑल सिल्वर लाइन से बहुत ही अच्छी बात है। पर सवाल ये है कि 2021 के अगस्त मंथ की जो बाई मंथली मीटिंग हुई थी ना एमपीसी की, उस टाइम पर सीधा सा एक आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो ये कि वैक्सीनेशन लग गया, इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो राइज हो गई, पर क्या इसकी वजह से हम कंप्लीसेंट हो जाएं, हम संतुष्ट हो जाएं कि काम हो गया?
बिल्कुल नहीं। वायरस अगर थोड़ा सा वीक पड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वायरस बिल्कुल खत्म हो गया। आज बड़े बड़े कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर लो, जहां पर वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है ना, यूएस जैसे कंट्रीज, वहां पर थर्ड फोर्थ फिफ्थ पता नहीं कौन कौन सी वेव्स आ रही हैं। ये वायरस अभी रिसीड नहीं कर रहा है, एकदम खत्म नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी वायरस की तरफ से डर लगातार है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस फिस्कल ईयर के अंदर केवल 1.5% ही ज्यादा परफॉर्मेंस दे रही हैं। अगर 2019-20 जो कि प्री कोविड एरा था, प्री कोविड पीरियड के कंपैरिजन में अभी केवल 1.5% ही ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होने लग गई हैं। एक ये मुद्दा यहां पर कंसर्निंग है। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें कि हाँ, जो इन्वेस्टमेंट हो इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर किया जाए तो गवर्नमेंट तो अच्छे से कर रही है, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो बड़ी कंपनीज है ना, वो ही इन्वेस्टमेंट कर रही है। चाहे स्टील हो, चाहे सीमेंट हो, या फिर नॉन फेरस मेटल में इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, वो सारा का सारा बड़ी कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अभी भी। जैसे सिंपल सी बात यहां पे बताई जा रही है कि स्टील इंडस्ट्री में 81%, मतलब स्टील इंडस्ट्री में टॉप 5 स्टील मेकर्स है ना, वो तो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं 81% तक, ठीक है ना। जबकि बचे हुए जो भी हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लेवल के, वो केवल 62% तक ही अप्रोच कर पा रहे हैं। सीमेंट में भी सेम चीज, 71% परफॉर्मेंस आ रही है किसकी, टॉप 5 मेकर्स की, जबकि छोटे जो हैं उनका केवल 54% परफॉर्मेंस आ रही है। तो क्या हो रहा है, कोरोना ऑक्सफैम वाली बात, क्या इनइक्वालिटी वायरस, पैसे वाला हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, एक चीज। इसके अलावा प्राइवेट कंजम्पशन, आज प्राइवेट कंजम्पशन में ज्यादातर जो गुड्स और सर्विसेज जो कंज्यूम किए जा रहे हैं ना, वो कौन से हैं, बिल्कुल लग्जरी, जैसे कार, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये ज्यादा बिक रहे हैं। जो ब्रॉड बेस होना चाहिए ना, ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन होना चाहिए प्राइवेट का, प्राइवेट कंजम्पशन, दैट मीन्स हम जो इंडिविजुअल्स कंज्यूम करते हैं, वो लेवल अभी भी अप टू द मार्क नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, गरीब के हाथ में अभी भी पैसा नहीं है। सीधी सी बात है जी। जो लोअर स्ट्रेटा में आते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेटा में, इकोनॉमी हायरार्की में, जो लोअर क्लास में, ठीक है, उन लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो वो अपनी डिमांड्स पूरी नहीं कर रहे हैं, और पैसे वालों के पास में और पैसा हो रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि वो अपनी डिमांड्स को, तो मतलब लग्जरी डिमांड, लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। इन्फ्लेशन का जो है थोड़ा सा तो पॉइंट कंफर्ट तो इतना सा है कि अभी 5.3% लेवल पे चल रही है, पर कोर इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन, फ्यूल आप देखो कहाँ आसमान छू रहा है, और हमारे यहाँ पर फ्यूल जितना ज़्यादा महंगा होता है उसका असर सीधा का सीधा पड़ता है ऐसे कैसे। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन लगातार राइज हो रही है, जिसको हम नॉर्मली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लेवल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी कोई जल्दी लंबी बात नहीं है कि अभी हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वैसे तो चलो ठीक है कि आरबीआई के द्वारा बोला गया है अपनी फोरकास्ट में कि 5.3% तक हम इन्फ्लेशन को टैकल कर लेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, पर वही बात, फ्यूल प्राइसेस लगातार राइज होंगी तो कितना क्या होगा। तो ये जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन, एक तरफ तो हम इकोनॉमी को एक्सपेंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई, अगर दोनों को अगर देखें ना, तो ऑप्शन बहुत कम बच जाते हैं कि वाकई में आरबीआई कितना अपना अकोमोडेटिव जो पॉलिसी है उसको कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि मार्केट में सीधी सी बात है, अकोमोडेटिव पॉलिसी अगर चलेगी तो इंटरेस्ट रेट कम रखनी पड़ेगी, तो उसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो वो मांग ज़्यादा करेंगे, मांग ज़्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ेगी कि नहीं, अगर सप्लाई प्रॉपरली मेंटेन नहीं हुई। और ये क्वेश्चन था प्रीलिम्स 2021 में सीधा, कि भाई महंगाई, डिमांड साइड से महंगाई कैसे बनेगी। मतलब अब की बार का पेपर जो था ना, अगर किसी ने ढंग से एनालिसिस किया है ना टॉपिक्स का, वो अच्छे से अप्रोच कर सकता है। और ये यही चीज़ है कि आप एक दूसरे से डिस्कशन करो। कल मैंने बताया था कि 2 या 3 बंदों का ग्रुप आप बनाओ, ज़्यादा का तो मत बनाना, ज़्यादा का बनाए तो गए, कम से कम 2 बंदे तो आप पढ़ो साथ में, और वहाँ पर डिस्कशन आपका बीच में होना चाहिए टॉपिक्स को लेकर के 30 से 45 मिनट सिर्फ, इससे ज़्यादा अगर डिस्कशन करो मत, नहीं तो आपका टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा केवल बातचीत के अंदर, ठीक है ना। इससे एक दूसरे को एनालिसिस में आप सपोर्ट भी करोगे, कुछ चीज़ें एक दूसरे की सुनी हुई बातें याद भी रहती हैं, वो भी हेल्प करेंगे। तो ओवरऑल ये तो थी डोमेस्टिक इशू। ग्लोबल अगर देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है कि अभी तक भी इन्फ्लेशन को ज़्यादा टेंशन में ना लेते हुए जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे कि यूएस फेडरल रिजर्व की अगर बात करें, तो उन्होंने डिसाइड यही कर रखा है कि अभी हम अकोमोडेटिव स्टांस को ही कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि एक बार मार्केट में पुश मिले। सेम यूरोपियन यूनियन के जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है वो कर रहा है। तो ऐसे में
करंट जो इन्फ्लेशन की राइज है उसको ट्रांजिशनरी माना जा रहा है, और ये भी है कि चलो एक बार टॉलरेट कर लेंगे पर कम से कम इकोनॉमी में थोड़ा सा सर्कुलेशन तो आए। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि इन्फ्लेशन अगर किसी की आधी रोटी छीनती है तो रिसेशन पूरी रोटी छीन लेता है। ठीक है, तो मंदी तो बहुत ही बेकार है। हाँ, इन्फ्लेशन में थोड़ा बहुत हम मैनेज तो कर लेंगे एटलीस्ट महंगाई के अंदर। तो जल्दबाजी में कोई सा भी सेंट्रल बैंक नहीं है, तो इसलिए अकोमोडेटिव स्टांस ही हमारी बैंक आरबीआई ने भी रख ली है। तो ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों इश्यूज को हमने अच्छे से एनालाइज किया कि क्यों ये डिसीजन लिया गया है और क्या आगे चैलेंजेस हैं, क्या सिल्वर लाइन्स है। वो सिल्वर लाइन का मतलब होता है क्या अच्छी सिग्नल दे रही है हमारी इकोनॉमी। ठीक है ना। तो देखो बात ऐसी है, 2022 शुरुआत या फिर आप कह सकते हो 2021 लास्ट, तब तक हो सकता है कि आरबीआई अपनी तरफ से इंटरेस्ट रेट को राइज करे। बाकी फिलहाल तो अकोमोडेटिव स्टांस को ही कंटिन्यू किया है, और उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री हमने समझ ली है, पूरी स्टोरी अच्छे से जान ली है। आगे ऐसे ही बात करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे, बस आप पढ़ते रहो, स्टैटिक पोर्शन पे कमांड बनाओ। दिन का 75% टाइम आपका जाना चाहिए स्टैटिक पोर्शन पे, 25% टाइम जाना चाहिए करंट अफेयर्स पे। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनको आप कंटिन्यू करते रहिए, बस आईएएस बन जाओगे एक दिन आप डेफिनेटली। ओके, थैंक यू वेरी मच।